हाउ विल यू सजेस्ट कि जैसे अगर सिलेबस की बात करें तो हाउ वुड अ प्रॉपर एनालिसिस रियली हेल्प कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ईज आउट हो? कि बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे सोर्सेज सोचते हैं कि यहाँ से भी हम पढ़ लेते हैं, यहाँ से भी पढ़ लेते हैं, अच्छा इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं तो हम ये सोर्स फॉलो करते हैं। ये किसी भी एग्जाम को अगर हमें टारगेट करना चाहे, वो JRF का, UGC नेट का एग्जामिनेशन हो, फॉर दैट मैटर कोई भी एग्जामिनेशन हो, वी हैव टू कीप। तो हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू सॉल्व क्वेश्चन? क्योंकि मुझे लगता है क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना और डायरेक्टली आप पेपर में जाते हो तो वो और भी एग्जामिनेशन को डिफिकल्ट बना देता है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फॉर दैट मैटर ये सब सब्जेक्ट्स में अप्लाई करता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द सब्जेक्ट इज। व्हाट यू कैन डू इज, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू JRF पे चर्चा। मैं हूँ शुभांगिनी प्रिया और आज मेरे साथ है तृप्ति मैम और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेरीज। अब बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि UGC नेट एग्जामिनेशन इज़ वन ऑफ द डिफ़िकल्ट एग्जामिनेशंस इन द कंट्री। तो आज हम ना इसी के डिफ़िकल्टी लेवल पे डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों स्टूडेंट्स को ये एग्जामिनेशन काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है। सो तृप्ति मैम, आप इतने साल से एकेडमिक फील्ड में हो, आप इतने साल से पढ़ा रहे हो, तो सबसे पहले ना जैसे मेनी स्टूडेंट्स फील एग्जामिनेशन बहुत ही डिफिकल्ट है, तो आपको क्या लगता है व्हाट इज़ वन मेजर पॉइंट जिसके अक्रॉस स्टूडेंट्स को ध्यान देना चाहिए, या जो एक्चुअली ठीक से अगर हम नहीं करें तो पेपर की जो डिफ़िकल्टी है वो बढ़ जाती है? मैम जैसे कि हमें ऑल्दो आई थिंक बच्चे अवेयर हैं वैसे तो कि भाई ये जो है, जो एग्ज़ाम है वो 2 शिफ्ट्स में होता है, मतलब 1 जून साइकिल होती है हमारी, 1 दिसंबर साइकिल होती है। फिर भी बच्चों को लगता है कि जो पेपर है वो बहुत डिफिकल्ट है। एक तो ये इजी पॉइंटर मैं पहले बताऊंगी कि 2 बार होता है, तो वी हैव एन एडेड अपॉर्चुनिटी कि इस बार अगर आपका बाय चांस किसी भी रीज़न से रह जाता है तो यू ऑलवेज हैव अनदर साइकिल टू दैट यू कैन एम फॉर। अच्छा, डिफ़िकल्टी लेवल की अगर अपन बात करें तो सबसे एक जो मोस्ट डिफ़िकल्ट चीज़ है वो ये है कि बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे सोर्सेज सोचते हैं कि यहाँ से भी हम पढ़ लेते हैं, यहाँ से भी पढ़ लेते हैं, अच्छा इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं तो हम ये सोर्स फॉलो करते हैं। ये किसी भी एग्जाम को अगर हमें टारगेट करना चाहे, वो JRF का, UGC नेट का एग्जामिनेशन हो, फॉर दैट मैटर कोई भी एग्जामिनेशन हो, वी हैव टू कीप अ सिंगल सोर्स। आप सिंगल सोर्स उसको, अच्छा जो सिंगल सोर्स होगा आपको उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है। सोर्स अच्छा होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, और अगर आप उसको अच्छे दिमाग से एकदम ये सोचते हुए कि भाई जो है मैं इस पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, तो यू शुड ट्रस्ट योर सोर्स एंड देन यू शुड फॉलो वन सोर्स विच इज गुड फॉर यू। तो मेरे हिसाब से वो जो बच्चे सोर्स पकड़ने में जो स्टार्टिंग में गलती करते हैं ना, वो एक मेजर लैक्यूना रह जाता है कि उनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में। यस सर, आई थिंक मैम जस्ट टू ऐड, जब हम सोर्सेज की बात करते हैं तो व्हाट हैपेंस इज ना, कभी कभी जैसे हमारा सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, जैसे आप लॉ पढ़ाते हो, मैं हिस्ट्री पढ़ाती हूँ, तो देयर इज सो मच कंटेंट, तो हमेशा ना स्टूडेंट्स को ये फियर रहता है कि अगर ये बुक नहीं पढ़ेंगे तो ये मिस हो जाएगा। आई थिंक दिस इज वेयर दे शुड स्टार्ट ट्रस्टिंग द सोर्स कि भाई यही है और इसी को पढ़ना है, विच यू आर एब्सोल्युटली राइट। एंड आई थिंक जब सोर्स सिलेक्शन भी होता है तो वी शुड सेलेक्ट इट एज पर द लेवल ऑफ द पेपर, क्योंकि कई बार ना हम ऐसे लाइट सोर्सेज के पीछे भागते हैं जो हमें एक फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस देता है कि हो गया, बट पेपर के, क्योंकि पेपर का हर समय ट्रेंड चेंज हो रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है, डिफिकल्टी लेवल चेंज हो रहा है, तो आई थिंक फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बिल्कुल सही कि सोर्सेज पे हमें ध्यान रखना है। अब मैम दूसरी चीज़ क्या होती है, पेपर का हर साल ट्रेंड चेंज हो रहा है, जैसे इस बार जो एग्जामिनेशन हुए थे मोस्ट ऑफ द पेपर्स वो वेरी डिफिकल्ट, नए नए चीज़ें ऐड हो गई। तो मैम दूसरी चीज़ क्या है, आई थिंक PYQs प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल किसी भी एग्जामिनेशन में। एंड आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि समहाउ PYQs को अटेम्प्ट करना या क्वेश्चन का ट्रेंड एनालिसिस करने में काफ़ी गड़बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से पेपर बिकम्स मोर डिफिकल्ट। तो आप क्या सजेशन दोगे कि हाउ दे शुड अप्रोच प्रीवियस ईयर्स एंड कैसे ट्रेंड एनालिसिस करें? ट्रेंड एनालिसिस में हम सबसे पहले तो अगर हम देखें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बच्चे खुद भी ये एनालिसिस कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। क्या उन्हें करना है, सिर्फ और सिर्फ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको किसी बुक को भी फॉलो नहीं करना है कि भाई एक बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे हैं, नहीं। व्हाट यू कैन डू इज कि सारे क्वेश्चन पेपर्स विद आंसर कीज अपलोडेड हैं ऑलरेडी कहीं ना कहीं वेबसाइट्स पे, आपको सिर्फ उनको निकालना है। आपको देखना है कि अच्छा कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फॉर दैट मैटर ये सब सब्जेक्ट्स में अप्लाई करता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द सब्जेक्ट इज। व्हाट यू कैन डू इज कि प्रिपेयर अ लिस्ट कि भाई ये टॉपिक्स जो हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दे विल बी रिपीटेड नो मैटर व्हाट। तो इन पे एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रहते हैं वो हमें कहीं ना कहीं जहन में, बिकॉज हमने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में करी तो हमारे जहन में रहते हैं, तो वो एक बार हमारा क्लियर हो गया तो हमें मूव ऑन करना है कि जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स है जिनमें हमें कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई करनी है वो आप जॉट डाउन कर लो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। एंड देन द रिमेनिंग क्वेश्चंस जो बच्चों को लगता है कि इन्होंने तो पेपर बहुत टफ बना दिया, उन टॉपिक्स के लिए आप क्या कर सकते हो। देखो व्हाट आई हैव सीन इन माई सब्जेक्ट, और मेरे हिसाब से आप भी एग्री करेंगे कि हिस्ट्री में भी मे बी होता होगा कि भाई जो कोई एक टॉपिक है वो अगर NTA ने इस बार दे दिया,
नॉट नेसेसरीली वो दोबारा वो टॉपिक रिपीट करेगा। वो जो एक नया टॉपिक उसने पेपर का लेवल बढ़ाने के लिए दिया है ना, तो वो हर बार वो टॉपिक क्यों लेके आएगा, नेक्स्ट पेपर में वो कुछ और टॉपिक लेके आएगा जो उसका लेवल बढ़ाना है। तो मेरे हिसाब से बच्चों को उस टॉपिक के आसपास पढ़ना चाहिए, ना कि वो रादर वो टॉपिक ही, बिकॉज वो टॉपिक रिपीट नहीं होगा, उसके आसपास की चीजें रिपीट होगी टू मेक द पेपर मोर डिफिकल्ट। तो बच्चे वो करना, वो सोचते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन आ गया तो हम यही टॉपिक पढ़ लेते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। आपको उसके अराउंड पढ़ना पड़ेगा ताकि आपका जो एक फोकस है ना वो बना रहे। तो ये बच्चे अगर खुद से अगर ये 3 स्टेप में अगर इसको ब्रेक डाउन करके कर लेंगे तो आई थिंक कि उन्होंने जो ट्रेंड एनालिसिस का एक की पॉइंट है ना वो पकड़ लिया है। एंड आई थिंक मैम इसमें एक और चीज़, जैसे एक तो हमने एनालिसिस कर लिया, बट वन मोर थिंग इज ना, जैसे लोग जो प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं तो दे आर कॉन्स्टेंटली फोकसिंग ऑन सॉल्विंग द क्वेश्चन, कि हमने पेपर का आंसर निकाल लिया। बट आई थिंक वेयर वन मोर थिंग पीपल शुड डू इज कि जब आप PYQs देखते हो आपको उसको एज अ स्टडी मटीरियल भी लेना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप 5 लाइनर स्टेटमेंट्स कर रहे हो, चलो हमारा आंसर निकल गया, बट कहीं ना वो 5 लाइन आपको कुछ नया एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती है, विच अकॉर्डिंग टू NTA इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक अपार्ट फ्रॉम सॉल्विंग ऑल्सो स्टूडेंट शुड कीप इन माइंड कि हम उसको एज अ लर्निंग प्रोसेस भी लें, कि 10% थोड़ा एक्स्ट्रा मटेरियल जो है वो उसके थ्रू हमारा एड अप हो रहा है। सो मैम अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज हमारे सब्जेक्ट्स के जो सिलेबस है वो बहुत बड़े हैं, जैसे आपके लॉ की अनएंडिंग सिलेबस होगी, सेम विद हिस्ट्री। तो आई थिंक अनदर प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को लगता है विच मेक्स द सिलेबस डिफिकल्ट, द पेपर डिफिकल्ट, इज हम सिलेबस का ना एनालिसिस नहीं करते हैं ठीक से, लाइक वी जस्ट रीड इट और हमें लगता है यार ये तो बहुत बड़ा है। सो हाउ विल यू सजेस्ट कि जैसे अगर सिलेबस की बात करें तो हाउ वुड अ प्रॉपर एनालिसिस रियली हेल्प कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ईज आउट हो? सिलेबस की आपने बात की है तो मैं हमेशा बच्चों को ये सजेस्ट करती हूँ, कोई भी एग्जामिनेशन हो अगर आप उसके सिलेबस को अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे, आप क्या करते हो वो ऊपर ऊपर से देखते हैं, जैसा कि आपने अभी बताया, व्हाट दे डू इज दे रीड इट लाइक ठीक है पढ़ लिया हमने एंड दैट्स इट, अरे ये तो बहुत सारा है, अरे ये तो बहुत ज़्यादा वास्ट है। बट व्हाट दे नीड टू डू इज़ कि मैं हमेशा स्ट्रैटेजी फॉलो करती हूँ कि जस्ट टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द सिलेबस, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। आप उसके बाद देखो कि अच्छा कितनी यूनिट्स हैं हमारे पास, ठीक है, डोंट गो इनटू द सब टॉपिक्स की क्या क्या आ रहा है यूनिट्स में, एक बार यूनिट्स देखो क्या क्या पूछी जा रही हैं, उसके बाद सब टॉपिक्स देखो कि क्या क्या पूछे जा रहे हैं। अच्छा उसमें से बहुत ऐसे टॉपिक्स होंगे जो बच्चों को फेमिलियर लगते हैं, बोलते हैं कि डिफिकल्ट है, 1 से 2 यूनिट डिफिकल्ट हो सकती है, 3 यूनिट डिफिकल्ट हो सकती है। जैसे लॉ में अगर बात करो 10 यूनिट्स हैं तो उन 10 में से आपको 2 यूनिट लग गई, किसी भी पेपर में लगा लो 10-12 यूनिट्स ही हैं NTA ने दे रखी हैं, तो 2 से 3 यूनिट डिफिकल्ट हो गई तो उनको एक बार छोड़ दो। जो इजी यूनिट्स हैं जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स ना जो आपको समझ आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा कि आपको किसी की भी हवा नहीं लग रही है। इसका हम बात है पेपर 1 पे, पेपर 1 में ऐसा भी नहीं कि बहुत कुछ दे रखा है, चलो बच्चे क्या है मैथ्स DI ये उनको थोड़ा डर रहता है, हर बच्चे को ही रहता है जो नेट का एग्जामिनेशन देता है, बहुत कम बच्चे होते हैं कि ठीक है हम तो मैथ्स में और DI में कॉन्फिडेंट है। तो पेपर 1 में भी आप ये करो जो आपको सब ऐसे लग रहा है कि अच्छा ये यूनिट यार सुनी है, जो बच्चा पहली बार देता है उसको ठीक है, रिसर्च तो आई थिंक सबको सुनी लगेगी, ICT भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। तो मेक अ लिस्ट ऑफ दोज थिंग्स कि ठीक है ये सिलेबस था, इसमें से इतना मुझे आता है और इतने की मुझे अब एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, कि इसके लिए मुझे सोर्सेज इकट्ठे करने की ज़रूरत है। तो वो एक जो सिलेबस मैपिंग अपन को करनी है ना कि अच्छा इसके मेरे पास सोर्सेज हैं, इसके मेरे पास नोट्स हैं, अच्छा पेपर 2 में हमारे पास नोट्स ऑलरेडी मिल जाएंगे, किसी के नहीं है तो मुझे कौन से टॉपिक्स के नोट्स चाहिए। तो वो एक जो स्टार्टिंग का जो 3-4 दिन उनको देने चाहिए ना इंपॉर्टेंट, किसी एग्जामिनेशन को तैयार की स्टार्टिंग करने से पहले, तो वो 3-4 दिन सिलेबस मैपिंग में अगर दें तो ये बहुत एक अच्छी उनकी स्ट्रैटेजी आगे फॉर्म करने में हेल्प करता है। एंड आई थिंक मैम दिस इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर वी स्टार्ट प्रिपरेशन की फर्स्टली हमने सिलेबस का एनालिसिस कर लिया। अब जैसे अगर हम PW प्लेटफॉर्म की बात करें तो पेपर 1 में भी ऑलरेडी आप गुलशन मैम, निशान सर, तो वो तो चीज़ों को बहुत ईजी कर देते हैं। नाउ कमिंग टू आवर सब्जेक्ट, जैसे जब हम हिस्ट्री लॉ की बात करते हैं तो ये आपने बहुत सही बोला कि होता क्या है ना, 10 यूनिट्स में कुछ यूनिट्स होते हैं जो मुश्किल हैं एंड लोग ना वही मुश्किल यूनिट्स को उठाते हैं, जिससे आपको ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा एंड विद दैट हमारे में ना वो फीलिंग आ जाती है कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं हो पाएगा। तो विच यू सेड वेरी राइट, वी शुड स्टार्ट विद एन ईजी वंस, जब थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए देन वी शुड। बिल्कुल। बट मैम ये भी नहीं होना चाहिए क्योंकि बच्चे क्या करते हैं इजी पढ़ते रहते हैं, जब डिफिकल्ट का टाइम आता है तो पेपर का टाइम आ जाता है तो वो फिर से छूट जाता है। सो वी शुड स्टार्ट विद एन ईजी वन, जब कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ने लगे देन यू शुड मूव टू डिफिकल्ट टॉपिक्स एज वेल। यहीं पे जो ट्रेंड एनालिसिस है और जो PYQs एनालिसिस है वो आपको शॉर्टलिस्ट करने में मदद करेगी। अच्छा मैम, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टूडेंट्स फियर सॉल्विंग क्वेश्चंस, है ना। जैसे लोग पढ़ लेते हैं सब कुछ बट जब क्वेश्चन सॉल्विंग करने की बात आती है तो दे फियर इट कि यार अगर गलत हो गया तो डिमोटिवेशन हो जाएगा, और दे थिंक कि थोड़ा सा टाइम और बच जाता है तो रादर देन सॉल्विंग क्वेश्चंस ना फिर से रीड कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं। तो हाउ इंपॉर्टेंट इज इट टू सॉल्व क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे लगता है क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना और डायरेक्टली आप पेपर में जाते हो तो वो और भी एग्जामिनेशन को डिफिकल्ट बना देता है।
ऑफ कोर्स मैम, सबसे पहले तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करना है, फिर हमारे आते हैं कुछ जनरल रिपीटेड एमसीक्यूज जो हम सेट के एग्जामिनेशन से ले सकते हैं, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो होते हैं हमारे। अच्छा, हमने कोई टॉपिक पढ़ा, उसको नॉट, इट डज नॉट मीन कि भाई एनटीए जो है आपसे सीधा वो टॉपिक एज इट इज उसकी डेफिनेशन पूछ लेगा, या हम कोई क्लास 7th 8th के बच्चे डेफिनेशन क्वेश्चन पूछेगा, नहीं, वो उसके अराउंड आपसे किसी भी तरीके से उस क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के पूछ सकता है। मैच द फॉलोइंग वो आपसे पूछता है कि ठीक है मैच द फॉलोइंग डिफिकल्ट है, उसके अलावा आपसे असर्शन रीजन पूछता है, दैट इज ऑल्सो इन अ ट्विस्टेड वे। तो ये अगर बच्चे क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो ये चीज़ सॉल्व कभी हो ही नहीं पाएगी। क्वेश्चन से उनको समझ में आता है हाउ टू गेट अ हैंग ऑफ इट। एंड आई थिंक दैट इज वेयर एवरीबडी स्केयर्स, क्योंकि होता है ना मैम, अब जैसे आप फर्स्ट डे तो 100 में 100 क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे, सो देयर इज अ टाइम व्हेन मॉक में आपको 50 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, एंड दे फियर इट कि यार कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है। बट आई थिंक दिस इज अ प्रोसेस एंड इट हैज़ टू गो ऑन विथ टाइम। कभी आपको 20 भी आएगा, 40 भी आएगा, बट देयर विल बी अ वन टाइम जब आप 60 70 भी स्कोर करोगे। बट दैट इज द टाइम यू नीड टू बी पेशेंट, एंड सेम वे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू सी क्या गलतियां हो रही हैं, एंड यू हैव टू वेरीफाई द मिस्टेक्स। उसके अलावा यू हैव टू वेरीफाई द मिस्टेक्स एंड सी कि कहाँ पे हमें मेहनत करनी है। सो मैम, इन द एंड व्हाट आर द सजेशंस यू वुड लाइक टू गिव स्टूडेंट्स? कि मतलब जैसे होता है ना कि तैयारी कर रहे हैं, बट पहले ना सिलेबस देख के, या कई बार क्या होता है ना, लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट टू फीड यू कि अरे बहुत मुश्किल एग्जाम है, तैयारी मत करो या नहीं होगा। तो पीपल अराउंड यू ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि अगर कॉन्स्टेंटली कोई आपको बार बार बोल रहा है पेपर मुश्किल है, तो वहाँ उस नीच से ना निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इन द एंड क्या सजेशन दोगे आप स्टूडेंट्स को कि व्हाट आर द पॉइंटर्स दे शुड कीप इन माइंड इन दिस जर्नी? क्योंकि मैम जर्नी भी लंबी है, 6 months 7 months की जर्नी है, हर दिन सेम नहीं होता है, हर दिन हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो सेम नहीं होगी। तो व्हाट इज द सजेशन यू वुड लाइक टू गिव? आपने सही बोला एकदम कि जर्नी तो बहुत लंबी है और उसमें हमें थोड़ा सा पेशेंस भी रखना। बस सबसे पहले तो स्टार्ट सीइंग योरसेल्फ कि ठीक है यू हैव क्लियर्ड द एग्जामिनेशन। जो लोग बोल रहे हैं लेट देम बी। आप सोचो कि ठीक है मैं 6 महीने बाद अपने आप को एग्जामिनेशन क्लियर करते हुए देख रहा हूँ। मोस्ट ऑफ देम टारगेट फॉर जेआरएफ। सो सी योरसेल्फ एज अ रिसर्च स्कॉलर कि ठीक है मैं करके रहूँगा किसी भी तरीके से, बाय हुक और बाय क्रुक। सेकेंड, आप एक जो स्ट्रैटेजी है, सब अपनी अपनी स्ट्रैटेजी सब देखते भी हैं कि ठीक है आप जो है अपने आसपास के लोग जिनका जेआरएफ हो चुका है आप उनकी स्ट्रैटेजी देखते हो। आप क्या करो कि उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल पकड़ो, लेकिन उसको अपने अकॉर्डिंग मोल्ड तो करो। उस इंसान ने क्या पता वो वर्किंग प्रोफेशनल हो, क्या पता वो मास्टर्स के लास्ट सेमेस्टर में हो, क्या पता वो एकदम खाली हो, क्या पता उसने बीच में गैप दे के वापस पढ़ रहा हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग तो मोल्ड करो उसको। तो टेक आउट अ स्ट्रैटेजी। किसी और की फॉलो करनी है ठीक है आप हेल्प ले सकते हो, खुद की फॉलो करनी है बिल्कुल करो, नोट्स जॉट डाउन करो, एंड लास्टली प्रैक्टिस पीवाईक्यूज एज मच एज पॉसिबल। तो ये 4 चीज़ें करोगे तो मेरे हिसाब से तो जेआरएफ क्लियर हो सकता है। बाकी अगर आप कोई एडिशन करना चाहो इसमें। नहीं मैम, फर्स्ट थिंग विच यू सेड इज कंपैरिजन। आई थिंक वी ऑल हैव दिस हैबिट कि हम कंपेयर करते हैं, बट व्हाट वी फॉरगेट इज सबकी लाइफ अलग है, जर्नी अलग है। पीपल आर मे बी गिविंग द एग्जाम्स फॉर द पास्ट 3 years, तो आपकी प्रिपरेशन और उनकी प्रिपरेशन में काफ़ी फर्क होगी। तो वी शुड नॉट कंपेयर, बिकॉज आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट थिंग जो ना थोड़ा डीमोटिवेट करता है। सेकंड, यू शुड स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी ऑल्सो, क्योंकि देखो लोग कहेंगे कि आपकी नहीं हो रही है या आपसे नहीं होगा। एंड समटाइम्स लोग ये भी कहते हैं ना, जैसे नेट के बाद टू गेट द जॉब ऑल्सो इट टेक्स टाइम। सो ये सब में यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ, यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट कि अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देखा है तो यू शुड स्टैंड बाय योर ड्रीम्स इरिस्पेक्टिव ऑफ लोग कहेंगे, क्योंकि मैम लोग तो कहेंगे ही, लोगों का काम है कहना, बट वी शुड बिलीव, वी शुड हैव दैट पॉजिटिविटी। एंड आई थिंक थोड़ा पेशेंस जरूरी है, क्योंकि किसी दिन बहुत अच्छी पढ़ाई होगी, वील बी लाइक ओके वी आर रॉकिंग इट, किसी दिन हमें लगेगा यार कुछ भी नहीं हुआ। तो वी शुड कम बैक ऑन ट्रैक एंड वी शुड जस्ट बिलीव इन आवर सेल्फ कि भाई हम करेंगे, हमने ये सपना देखा है 6 months की जर्नी, एंड वी शुड जस्ट फोकस ऑन दैट एंड स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी, कंपैरिजन। खुद पे भरोसा रखना है एंड पॉजिटिविटी रखनी है, एंड आई थिंक इन द एंड इट विल बी टोटली वर्थ इट। क्योंकि मैम हम इतना सारा सैक्रिफाइस करते हैं फ्रॉम एवरीथिंग, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो, बट आई थिंक इन द एंड ना जब आपका रिजल्ट निकलेगा एंड व्हेन यू सी यू क्लियर्ड असिस्टेंट प्रोफेसर, यू क्लियर्ड जेआरएफ, तो आई थिंक मैम इट्स गोइंग टू बी वर्थ द एफर्ट एंड ऑल द पेन्स जो आपने ले रखा है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। सो एवरीवन विद दिस सो फाइनली जेआरएफ की चर्चा को हम एंड करते हैं। सो आई होप कि आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला हो इस पॉडकास्ट से, एंड वी आर गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ वेरी ग्रेट यूजीसी नेट जर्नी। तो PW को देखते रहिए, हमारे नोट्स और हमारे सेशंस को फॉलो करते रहिए। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।